करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चिकित्सा का नोबेल प्राइज। चिकित्सा की नोबेल प्राइज 2025 की घोषणा की जा चुकी है और इस घोषणा में 3 व्यक्तियों को वर्ष 2025 के चिकित्सा की नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। क्यों चुना गया है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो नोबेल प्राइज की घोषणा किसके द्वारा की गई है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा घोषणा की गई है। चिकित्सा के नोबेल प्राइज को सामान्यतः फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि कितनी है? 9 लाख यूएस डॉलर की पुरस्कार राशि है। और आप ये जानते हैं कि इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो स्वीडिश इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी। किनको ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है वर्ष 2025 का? मेडिसिन का नोबेल प्राइज या चिकित्सा का नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। महिला का नाम है मैरी ई ब्रंको, जो कि सिएटल यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी यूएसए से जुड़े हुए हैं, फ्रेड रैमस्टन। ये साइंटिफिक एडवाइजर हैं सोनोमा बायोथेरेपेटिक्स में, ये यूएसए से संबंधित है जो कि। और तीसरा जो व्यक्ति है वो जापान से संबंधित है, जिनका नाम है शिमोन साकागुची। ये डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में। तो इन 3 व्यक्तियों को एक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। एक महिला है, 2 पुरुष हैं, 2 का संबंध यूएसए से है, 1 का संबंध जापान से है। ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए आपको कुछ बुनियादी चीजों को समझने की आवश्यकता है। आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत से रोग जनकों से हमारी रक्षा करने वाली एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है टी कोशिकाएं। टी सेल्स के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। और हमारे शरीर में लाखों टी सेल्स का निर्माण होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्या करती हैं? ये अलग अलग तरह के रोग जनकों की पहचान करती हैं और उनको नष्ट करने का काम करती हैं, और उनको नष्ट करके हमारे शरीर की अलग अलग रोगों से सुरक्षा करती हैं। तो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, और चाहे अन्य प्रकार के रोग जनक हो, उनकी पहचान करती हैं टी सेल्स, और हमारे शरीर को रोग जनकों से एक सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। टी सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, और इनको टी लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। टी लिम्फोसाइट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर की जो टी कोशिकाएं हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे शरीर के सही ऊतकों पर, हमारे शरीर के टिश्यूज पर ही हमला करना शुरू कर देती हैं। जब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे ही शरीर के ऊतकों पर हमला करती है, तो इससे व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इस ऑटो इम्यून डिजीज को रोकने में एक प्रमुख भूमिका हो सकती है रेगुलेटरी टी सेल्स की, विनियामक टी सेल्स की। और विनियामक टी सेल्स की जो पहचान है ये 1995 में शिमोन सागागुची के द्वारा की गई थी। जो इनकी जो पहचान थी वो रेगुलेटरी टी सेल्स की थी, जो हमें ऑटो इम्यून डिजीज से एक सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज के कई महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ऑटो इम्यून डिजीज का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार से जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसमें हमारे ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारे ही शरीर की जो सेल्स हैं, जो प्रतिरक्षा सेल्स हैं, वो वस्तुतः हमारे जैसे घुटनों के जो परत है, जो टिश्यूज हैं, उसी पर हमला करने की शुरुआत कर देती हैं और उनको नष्ट करने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है। तो इस प्रकार से ऑटो इम्यून डिजीज व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो इनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जो टी सेल्स होती हैं हमारे शरीर की, वो प्रतिरक्षा प्रणाली जो कि हमारे शरीर के ऊतकों पर हमला कर देती है। तो हमने 1995 में सिमोन सागागुची ने रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की, जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं ऑटो इम्यून डिजीज से। अब वर्ष 2011 में 2 व्यक्ति मैरी ब्रंको जो कि महिला है, और फ्रेड रैमस्टेल ने एक और महत्वपूर्ण खोज की 2011 में। वो महत्वपूर्ण खोज क्या थी कि इन्होंने माउस में, चूहे में एक जीन की पहचान की, जिस जीन का नाम है FOXP3। क्या नाम है? FOXP3 जीन की। और इन्होंने ये पहचान की कि जो FOXP3 जीन है, इसमें उत्परिवर्तन
यानी इसमें होने वाला म्यूटेशन, इसके स्वरूप में होने वाला जो परिवर्तन है वो ही व्यक्ति में या वो ही चूहे में ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बनता है। और फिर आगे इन्होंने दिखाया कि यही जीन व्यक्ति में, ह्यूमन में भी, इस जीन में होने वाला परिवर्तन ही व्यक्ति में भी ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बनता है। अब ये खोज हुई 1995 में, एक खोज हुई 2011 में, और वर्ष 2013 में सिमोन सागागुची ने इन दोनों खोजों को आपस में जोड़ दिया। किस प्रकार से जोड़ दिया? इसने इस प्रकार से जोड़ दिया कि FOXP3 जीन में होने वाला उत्परिवर्तन, जिससे व्यक्ति में किस प्रकार की डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है, यही वस्तुतः रेगुलेटरी, यही जीन वस्तुतः रेगुलेटरी जो टी सेल्स, रेगुलेटरी जो टी सेल्स हैं, इनके विकास को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके विकास को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रियाशील सेल्स होते हैं उसको रोकने का काम करती हैं। ऐसी प्रतिक्रियाशील सेल्स जो हमारे ही शरीर पर, हमारे ही शरीर के ऊतकों पर हमला करती हैं, उसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? रेगुलेटरी टी सेल्स की। और रेगुलेटरी टी सेल्स के विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? FOXP3 सेल्स की, FOXP3 जीन की। और अगर इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये विकास को प्रभावित करता है रेगुलेटरी टी सेल्स के, और उससे व्यक्ति में जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी उपस्थिति बनी रहती है, उसको नियंत्रित करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये खोज हुई है तो ऑटो इम्यून डिजीज के नियंत्रण में और उसको रोकने में, उसके इलाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकुन। दूसरा ऑप्शन है जेम्स एलिसन और तासुकु होंजो। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस कॉलिंस और एरिक लैंडर। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने मैरी ब्रंको, फ्रेड रैमस्टेल और शिमोन साकागुची। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।